जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 2025 इंटरमीडिएट जीव विज्ञान सेट नंबर 2 पेपर कोड है 348 KH इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 हमने करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों आठवां प्रश्न और नवां प्रश्न देखेंगे। तो आठवें प्रश्न में हमारे पास दिया है, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। दूसरा अथवा में दिया है क्वेश्चन, लेक प्रचोलेक का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी दो में से कोई एक करना है। और नवा प्रश्न हमारे पास दिया है, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में दिया उसका जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हम आठवां का पहला वाला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैव विकास पहले समझते हैं। इसके जो आठवां प्रश्न है उसका जो दिया है, जैव विकास होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहले समझते हैं जैव विकास क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैव विकास होता क्या है, निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। प्रारंभिक सरल एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ और फिर बहुकोशिकीय जीवों से आधुनिक जटिल जीवों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जैव विकास होता क्या है। तो जैव विकास यानी निम्न श्रेणी के जीव, जैसे वायरस हुआ, वायरस से जीवाणु बने, जीवाणु से उससे कुछ बड़े बने, यानी हम कह सकते हैं कि पहले एक कोश की जीव बने फिर बहुकोश की जीव बने, यानी छोटे जीवों से बड़े जीवों का विकास हुआ। इसी को हम जैव विकास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायनी से प्रमाण, यानी इसके जो प्रमाण मिलते हैं उनको हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पॉइंट करके हमने लिखा है, पहला पॉइंट है, सभी जीवधारियों के जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन मूल रूप से लगभग समान होता है। यानी जितने भी जीव हैं उनमें जीव द्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका जो रासायनिक संगठन है वो मूल रूप से क्या है, लगभग समान होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना तथा कार्य समान होते हैं, चाहे वो एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव है। डीएनए तथा आरएनए क्या करता है, उसकी जो रासायनिक संरचना है या कार्य है वो समान होते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है हमारे पास प्यारे बच्चों, जीवधारियों में ऊर्जा स्थानांतरण में एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा वाहक का कार्य करता है। यानी जीवधारियों में जो एटीपी होता है वह एटीपी के रूप में ऊर्जा एकत्रित होती है। चौथे पॉइंट में हमने लिखा है प्यारे बच्चों, ट्रिप्सिन विकार होना चाहिए था। ट्रिप्सिन विकार प्रोटोजोआ से स्तनियों तक सभी में पाया जाता है, इसे प्राचीन एंजाइम भी कहते हैं। पांचवा पॉइंट हमने लिया है प्यारे बच्चों, इमाइलेज एंजाइम पोरीफेरा से स्तनियों तक सभी में मिलता है। यानी जो इमाइलेज एंजाइम है वो पोरीफेरा से स्तनियों यानी स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। और ये पोरीफेरा एक क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं, बहुत यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। छठा पॉइंट हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, इसकी संरचना तथा कार्य सभी में एक समान है। सातवां पॉइंट हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों, साइटोक्रोम सी एक श्वसन एंजाइम है, इसका निर्माण 104 से 112 अमीनो अम्ल अणुओं के मिलने से होता है। प्रारंभ के 70-80 अमीनो अम्ल अणुओं का क्रम सभी जीवधारियों में समान होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी जीवधारी इसी आदि जीवों से वंशानुक्रम में प्राप्त करते हैं। इनमें विकास क्रम के अनुसार भिन्नता
आती गई है। यानी सभी में क्या है कि 70-80 अमीनो अम्ल सभी अणुओं में समान पाए जाते हैं, सभी जीवधारियों में समान पाए जाते हैं, लेकिन विकास का जो क्रम चलता गया इसी के कारण धीरे धीरे उनमें विभिन्नता आती गई, यानी वेराइटेशन आते गए। प्यारे बच्चों, 8वां पॉइंट हमारे पास है हीमोग्लोबिन से प्राप्त हीमेटिन रवों की सामान्यता, आकृति व माप जीवधारियों की निकटता को प्रदर्शित करती है। यानी जो हीमोग्लोबिन से प्राप्त हीमेटिन रवों की सामान्यता है वह यह दर्शाती है कि जीवधारियों की निकटतम को प्रदर्शित करती है, यानी जीवधारी की निकटता को प्रदर्शित करती है। दूसरा जो प्रमाण मिलते हैं वो देखते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरे हेडिंग में हमने लिया है तुलनात्मक शरीर संरचना अथवा आकारिकी से प्रमाण, यानी शरीर से या शरीर की संरचना से या उसकी शरीर की आकृति से कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, जीवधारियों में विविधता पाई जाती है। यानी विविधता क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो विविधता मतलब होता है कि भाई बहन से अलग है, पक्षी मनुष्य से अलग है, जानवर मनुष्य से अलग है, मनुष्य कुत्ते से अलग है, यानी हर जीव क्या है अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी को हम विविधता कहते हैं या भिन्नता कहते हैं। फिर से हम देखें एक बार, तो जीवधारियों में विविधता पाई जाती है, फिर भी कुछ लक्षणों में जीवधारी एक दूसरे से सामान्यता रखते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जीवधारी एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सामान्यताएं निम्न दो प्रकार की हैं। तो हमारे पास प्यारे बच्चों पहली सामान्यता दे समजात अंग। तो समजात अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे सील, व्हेल के चंपू, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद यानी घोड़े की जो अगली टांगे होती हैं, मेढक के अग्रपाद यानी मेढक के अगले पैर, या मनुष्य के हाथ आदि की मूल संरचना समान होती है। इनमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल तथा अंगुलियास्थियां पाई जाती हैं। समजातता अपसारी विकास को प्रमाणित करती है। दूसरी सामान्यता देखते हैं हमारे पास क्या दी, तो सामवर्ती अंग, यानी दूसरी सामान्यता सामवर्ती अंग। ये सामवर्ती अंग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण समान प्रतीत होते हैं लेकिन उत्पत्ति एवं मूल रचना में भिन्न होते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। जैसे कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए उपयोजित होते हैं लेकिन इनमें मूल संरचना तथा उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। मछलियों में तैरने के लिए पंख तथा सील, ब्लू व्हेल आदि में चंपू होते हैं, इनकी मूल संरचना भिन्न होती है। समवर्ती अंग अभिसारी विकास को प्रमाणित करते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो अवशेषी अंग पहले समझ लेते होता क्या कि अवशेषी अंग ऐसे अंग जो पहले यानी प्राचीन काल में जीवों में वो क्रियाशील थे लेकिन अब इस समय उपस्थित हैं तो भी वो क्रियाशील नहीं है। जैसे मनुष्य में अक्कलदाड़ का कोई कार्य नहीं है, बालों का कोई कार्य नहीं है, अवशेषी अंग है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अवशेषी अंगों से क्या प्रमाण मिलते हैं। तो हम देखेंगे जंतुओं के शरीर में अनेक पूर्वकालिक क्रियात्मक अंगों के चिन्ह या अवशेष होते हैं। पूर्वजों में ये अंग पूर्ण विकसित एवं उपयोगी होते थे लेकिन वातावरणीय दशाओं के बदल जाने से इनका महत्व समाप्त हो गया है। जैसे व्हेल में बाह्य कर्ण तथा श्रोणि मेखला के अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है प्यारे बच्चों सर्पों, जैसे अजगर में पश्चपाद एवं श्रोणि मेखला के अवशेष पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनका विकास पाद युक्त सरीसृपों से हुआ है। यानी जो अजगर है उसमें जो पिछले पैर पाए जाते थे उनके अवशेष पाए जाते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जो सरीसृप थे
वो पादयुक्त थे, उनसे ही अजगर का विकास हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट हमने लिया है शुतुरमुर्ग, एम्यू, कीवी, केसोवरी एवं विलुप्त पक्षी डोडो में अवशेषी पंख पाए जाते हैं। इनकी उड्डयन पेशियां अवशेषी होती हैं, अतः ये उड़ नहीं पाते हैं। यानी जितने ये पक्षी हैं उनमें क्या है कि उड़ने वाले पंख तो पाए जाते हैं, लेकिन वो अवशेषी अंगों के रूप में है, इसलिए वो उड़ने में सक्षम नहीं है। हमारे पास चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों है, मनुष्य में भी लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कर्णपल्लव पेशियां, निमेषक झिल्ली, करभ्रूण परिशेषिका, पूंछ, कशेरुकाएं, अक्कलदाढ़, शरीर के बाल आदि। यानी ये अवशेषी अंग हैं, अब इनका कोई कार्य शरीर में नहीं है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये होता क्या है, इससे क्या प्रमाण मिलते हैं? इससे ये होता है कि आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म से प्रमाणित होता है कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है या हुई नहीं है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, नौवां वाला क्वेश्चन नंबर 9, यानी प्रश्न नंबर 9 दिया है हमारे पास, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा में दूसरा दिया है, जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो प्यारे बच्चों, दोनों में से हमें एक करना है, तो हमने हल किया है जैव विविधता। तो प्यारे बच्चों, जैव विविधता होता क्या है समझ लेते हैं। इसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखते हैं, IUCN यानी IUCN के अनुसार 15 लाख से भी अधिक प्रकार के जीवों, ब्रैकेट में हमने लिखा है जंतु एवं पादप जातियां या जातियों, जिनकी हमें जानकारी है, पृथ्वी पर बताई गई हैं। यह भी निश्चित ही है कि इनकी अतिरिक्त अनेक जातियों के जंतु एवं पादप, जिनके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, वे भी अवश्य होंगे। कई जीव जातियां मानव संरक्षण में फसलों के रूप में या घरेलू पशुओं के रूप में सदियों से उगाई या पाली जाती रही हैं। इस प्रकार विश्व में अथवा किसी स्थान विशेष पर विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है या कहलाती है। आगे मेरे बच्चों देखते हैं, जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है और संपूर्ण पारितंत्र की खाद्य आपूर्ति होती है। जैव विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार इसे आनुवंशिक विभिन्नता भी कह सकते हैं। फिर भी विभिन्न भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विभिन्नताएं के कारण भी जातियों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है प्यारे बच्चों, तो जैव विविधता शब्द का उपयोग पारितंत्र की विविधता, प्रजातियों के बीच विविध तथा आनुवंशिक विविधता के लिए किया है, अथवा इनकी सरल परिभाषा हो सकती है। विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं और पादपों का एक साथ जीवन यापन जैव विविधता कहलाता है। आगे देखते हैं, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजेन ने सन 1985 में किया था। भारत जैव विविधता का एक मुख्य केंद्र है, यानी भारत जैव विविधता का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां पर 167 से भी अधिक मुख्य पादप जातियों और पालतू पशुओं का उद्गम हुआ है। ऐसी कुछ फसलें जो भारत में उत्पन्न हुई और यहाँ से सारे विश्व में फैली, वे हैं चावल, गन्ना, सेम, जूट, आम, नींबू, केला, ज्वार, बाजरा, विभिन्न मिर्च, औषधीय एवं आभूषणात्मक पौधे। विश्व में कोई भी देश जैव विविधता का इतना धनी नहीं है जितना कि भारत देश है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों,
जैव विविधता संरक्षण की नीतियां, यानी जैव विविधता संरक्षण की नीतियां क्या हैं? तो जैव विविधता संरक्षण की नीतियां निम्न हैं, जिसमें से पहली नीति है जंतुओं के प्राकृतिक आवास, वनों का संरक्षण, यानी जो जंतु रहते हैं उनको प्राकृतिक आवास और वनों का संरक्षण करना। तो प्यारे बच्चों देखते हैं जंतुओं के प्राकृतिक आवास और वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो वन्य जीव जातियों का अनेक प्राकृतिक आवासों के साथ साथ कृत्रिम आवासों में मनुष्य के नियंत्रण में, जैसे जूलॉजिकल पार्क एवं वानस्पतिक उद्यानों में संरक्षित करना चाहिए, इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। दूसरी नीति क्या है प्यारे बच्चों? तो दूसरी नीति देखते हैं। तो दूसरी नीति है संरक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता, यानी संरक्षण कार्यक्रम जो होते हैं उनमें प्राथमिकता देना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें क्या है, अन्य जातियों की बजाय संकटग्रस्त जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी जिनकी इस पृथ्वी पर संख्या बहुत कम है, जिन जीवों की इस पृथ्वी पर संख्या बहुत कम है उनको संकटग्रस्त जातियां कहते हैं या विलुप्त जातियां कहते हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, इस पृथ्वी पर नहीं है तो बहुत कम मात्रा में है, उनको संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। उनका क्या करना चाहिए? सबसे पहले संरक्षण करना चाहिए। तो वही बता रहा है, इनमें से भी क्रांतिक या अति संकटग्रस्त जातियों को अति संवेदनशील जाति से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, बाद में दुर्लभ जातियों को उस जाति पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपने वंश को संरक्षित किए हुए है। अगला जो नीति है, तीसरी नीति है, तो है प्यारे बच्चों कानून द्वारा संरक्षण। तो कानून द्वारा संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो जंतुओं की जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं उनके शिकार पर तथा उनके किसी भी प्रकार से नष्ट करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। चौथी नीति है वन्य जीवों पर शोध कार्य। तो वन्य जीवों पर शोध कार्य चौथी नीति है, इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शोध कार्य किए जाने चाहिए ताकि जिन कारणों से उनका विलुप्तीकरण होता है उन्हें जाना जा सके। पांचवी जो नीति है प्यारे बच्चों, तो वो है जंतु शरण स्थल एवं पार्कों की स्थापना, जिससे हम जीवों की क्या कर सके? संरक्षण कर सके। तो देखते हैं, तो जीवों विशेषकर जंतुओं की जाति की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर जंतु शरण स्थल या सेंचुरी बनानी चाहिए। वहां पर जंतुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों की स्थापना करनी चाहिए। जंतुओं के सूक्ष्म आवासों, जहां पर पोषण क्षेत्रों, प्रजनन स्थल, विश्राम स्थल को इस प्रकार सुरक्षित किया जाना चाहिए कि वहां पर ये प्रजनन कर सकें। जो छठी नीति है प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। तो छठी नीति हमारे पास दी है जंतुओं के चिकित्सालय तथा रोगों से सुरक्षा, यानी जितने जो जंतु हैं उनको क्या करना चाहिए? बीमारी में उन्हें रोगों से बचाना चाहिए। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि सभी जंतुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली पौधों को रोग मुक्त करने की तकनीक को विकसित करना चाहिए। जो छठी नीति है प्यारे बच्चों हमारे पास, वो दी है शिकारों पर नियंत्रण, यानी जो शिकार करके जानवरों को मार देते हैं उन पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही जानवरों को उचित दशा में मारने देना चाहिए। प्रजनन काल में शिकार के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वन्य जंतुओं के शिकार पर सामान्यतः प्रतिबंध होना चाहिए और अवैध शिकार के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। हमारे पास आठवीं नीति है जीवन रक्षी तंत्रों का प्रतिबंधन एवं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। जीव रक्षी तंत्र जल, वायु, मृदा का सही तरीके से प्रतिबंध हो और इसे बचाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 में हमने लिया है सभी लाभप्रद पादप, जंतु एवं इनके संबंधी जंगली किस्मों तथा सूक्ष्म जीवों का संरक्षण। तो उन किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो संकटग्रस्त हैं
और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता है, पारिस्थितिक तंत्र की कदाचित एक जाति को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। जो 10वीं नीति है हमारे पास प्यारे बच्चों, तो दी है जीवों के प्रति दया एवं जागरूकता। तो लोगों को पादपों एवं जंतुओं के लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों में जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। जंतुओं पर दया और प्रेम जागृत किया जाना चाहिए। 11वां जो नीति है प्यारे बच्चों, वो दिया वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। जिस क्षेत्र में जितने वृक्ष काटे जाएं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनकी गुणक संख्या में उस स्थान पर पौधे लगाने चाहिए। और 12वीं जो नीति है प्यारे बच्चों, बायोगैस को प्रोत्साहन। बायोगैस का उत्पादन अधिक करने से लकड़ी के ईंधन की मांग घटेगी। और जो 13वीं नीति है प्यारे बच्चों, वो है प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा। वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के साधन विकसित करने चाहिए। फिर अतिदीयक परितंत्रों का संरक्षण, यानी अतिदीय परितंत्र को सुरक्षा कवच के तौर पर प्राथमिकता देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा सेट नंबर 2 हमने सॉल्व करा दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो वहाँ से ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनके परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद।